जैसा कि हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क थ्योरम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो बेसिक चीज़ें हैं कि थ्योरम में कैसे केवीएल और केसीएल अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसी के थ्रू ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है कि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, यानी केवीएल कैसे अप्लाई करना है, केसीएल कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है मेश एनालिसिस, क्या होता है सुपर मेश एनालिसिस, और कब हम सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं केवीएल से, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर मैं बताऊं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द algebraic sum of voltage in a loop or a mesh. Voltage in a mesh is 0. क्लियर? यानी सिग्मा V की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अल्जेब्रिक सम का मतलब होता है समेशन विद देयर पोलैरिटी। क्लियर? विद देयर पोलैरिटी, यानी आपका जो पोलैरिटी है वोल्टेज का, वो भी क्लियर होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपको अल्जेब्रिक सम करना है। यानी आप अगर किसी लूप में घूम रहे हैं तो कैसे आप पोलैरिटी को चूज करेंगे, अभी हम देखेंगे सर्किट के थ्रू। क्लियर? और केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। क्लियर? अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, ऑल्सो होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कैसे होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। अगर आप पोटेंशियल को डिफाइन करें तो पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है कि एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाने पे जितना वर्क डन होता है वही आपका पोटेंशियल होता है। यानी मैं v की अगर बात करूं, अगर कॉन्टिन्यूस मोशन की बात हो रही है तो v क्या होता है? माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू के बराबर, अगर एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू हो तो। अदरवाइज v इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। और चूंकि हमें अपोजिट यानी इनफाइनाइट से पर्टिकुलर रीजन में लाना होता है तो इसलिए हम वर्क डन करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे सिग्मा वी की बात करूं तो सिग्मा वी क्या है? एक लूप में, एक मेश में सिग्मा वी की वैल्यू क्या है? 0 है। और ये 0 वैल्यू होने का मतलब क्या हो गया? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू की वैल्यू एक तरह से मैथमेटिकली 0 होना। और ये 0 तभी हो सकता है जब आपका डब्ल्यू कांस्टेंट हो, यानी वर्क डन कांस्टेंट हो। और वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी होती है। क्लियर? अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन ही, आपका कोई भी वर्क डन होता है वो क्या होता है? एनर्जी ही होता है। क्लियर? इसीलिए आपका जो एनर्जी होता है किसी भी लूप में कंजर्व रहता है, यानी केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और रीजन उसके पीछे मैथमेटिकल रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब डब्ल्यू आपका कांस्टेंट हो। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं कि कैसे हम केवीएल एक सर्किट में अप्लाई करेंगे। केवीएल को अप्लाई करने से पहले आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि सोर्सेस क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। क्लियर? डीसी सोर्स भी होता है, एसी सोर्स भी होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होगा। अगर डीसी सोर्स है तो हम सिंपली प्लस और माइनस पोलैरिटी के साथ शो करते हैं। करंट सोर्स है तो डायरेक्शन के साथ शो करते हैं। अगर यही आपका सोर्स एसी सोर्स है तो सर्कल हम बनाते हैं और एसी बना देते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मेन क्या है? एलिमेंट। अगर कोई रजिस्टर है, कोई इंडक्टर है, क्लियर, या कोई कैपेसिटर। क्लियर? अगर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, आपको पता है कि जो सोर्स होता है, सोर्स में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? आपके सोर्सेस क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमेशा उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा। जबकि आपका जो एलिमेंट होता है, जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, जो लीनियर एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर की मैं बात करूं, वो पावर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। हाफ एल आई स्क्वायर ये एनर्जी होती है, और ये एनर्जी आपका हाफ सी भी स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। तो मेन क्या है, मैं इस कंसर्न पे आ रहा हूं कि जब करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से पोलैरिटी कैसे क्रिएट होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि ये पावर कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पावर डिलीवर नहीं कर रहे हैं,
तो क्या होगा, वहां पे जो करंट का फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। ये लॉजिक बस दिमाग में आपको रखना। क्लियर? ठीक है, अब जरा केवीएल अप्लाई करते हैं कि कैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। एक हम सर्किट लेते हैं, उसके थ्रू केवीएल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हम सर्किट ले रहे हैं, एक सिंपल सा डीसी सर्किट ही ले रहा हूं, क्योंकि आपको बस समझना है और यही चीज आपका एसी में अप्लाई भी होगा। क्लियर? ये मैंने मान लो 12 वोल्ट का सोर्स लिया, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया और एक रेजिस्टेंस ये भी ले लिया। बस समझाने के लिए मैं आसान वैल्यू ही ले रहा हूं, 2 ओम, 2 ओम एंड 2। सबसे पहली चीज, केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक इंडिविजुअल लूप यानी मेश में करंट को असाइन करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर मेश में या हर लूप में करंट को असाइन करेंगे। आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? अगर वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है यानी आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना है। यानी दो लूप है यहाँ पे, दोनों लूपों में मैंने करंट को असाइन कर लिया। दोनों मेश में मैंने एक इंडिविजुअल लूप को ही हम मेश कहते हैं, दोनों मेश का करंट हमें मिल गया। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो करंट का फ्लो होता है किसी भी पैसिव एलिमेंट में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 के बराबर करंट फ्लो होगा, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट I1 इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I2, ये भी क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस ब्रांच का करंट, चूंकि ये कॉमन ब्रांच है तो कॉमन ब्रांच का करंट हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम। देखो यहाँ ये करंट I1 डाउनवर्ड है और ये करंट I2 अपवर्ड है, यानी नेट करंट जो मिलेगा इसमें ब्रांच में वो I1 माइनस I2 डाउनवर्ड मिल जाएगा। यानी डाउनवर्ड होने का मतलब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन ये, यानी ये हायर पोटेंशियल और ये आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर? अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो जब केवीएल आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए चलना है, दूसरे को निगेटिव। यानी अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं इसको पॉजिटिव मान के हुए चलूंगा। अगर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा हूँ लूप के डायरेक्शन में, तो इसको मैं निगेटिव लूँ। ऑब्वियस ही बात है कि आप एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा आपका निगेटिव हो ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एक को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ शो हो रहा है, दूसरा हायर टू लोअर शो। अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊं तो केवीएल क्या कहेगा, ये 12 वोल्ट का सोर्स है, पॉजिटिव वैल्यू लिया हमने। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लिया हमने, क्योंकि हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। मैं इस लूप में अब केवीएल लगा रहा हूं। क्लियर? हमारे दो लूप क्रिएट है। क्लियर? तो इस लूप में मैं केवीएल लगा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ा, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR के बराबर होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यानी यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस I1 इंटू 2 ओम के बराबर, यानी I1 इंटू R के बराबर। फिर आगे बढ़े हम इस लूप में। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं इस लूप में तो हम क्या देख रहे हैं, करंट नीचे की तरफ ही है, लूप का डायरेक्शन भी वही है, और ये क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2 के बराबर इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ गया हमारा, 2I1 प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, सॉरी 12 वोल्ट। क्लियर? यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा I1 प्लस I1 माइनस I2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा। ये आपको मिल गया 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? मैं अभी आगे ट्रिक भी बता दूंगा कि सीधे सीधे हम कैसे केवीएल लगा लेते हैं। आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, पोलैरिटी आप शो कर। क्लियर? अब आप दूसरे लूप में केवीएल लगाएंगे, दूसरे लूप में केवीएल लगाइए। यहाँ पे क्या है, इस लूप के डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, फिर से प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये माइनस 2I2। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस लूप में आप इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन, और क्या हो जाएगा, ये I1 माइनस I2 इंटू 2 के बराबर इक्वल टू 0। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दो अननोन, दो इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे यानी I1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पहले वाली इक्वेशन में 2I2 के बराबर, यहाँ से I1 क्या आ जाएगा,
2i2 के बराबर जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 2i2 माइनस i2 इक्वल टू 6, यानी यहाँ से कितना आ गया आपका 3i2 इक्वल टू 6, यानी i2 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। क्लियर। जब i2 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि i1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4 एम्पियर। क्लियर। i2 की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर आ गई और i1 की वैल्यू 4 एम्पियर के बराबर आ गई। आपको यहाँ पे ये विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, हमने लॉजिक लेते हुए अप्लाई भी किया केवीएल को। आप चाहो तो सीधे सीधे यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर सकते हो, आपको ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस की पॉइंट क्या याद रखना है कि जो लूप आपने चूज किया है, अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो एलिमेंट के लिए, ये केवल फॉर एलिमेंट के लिए है, जो भी आपका एलिमेंट होगा। क्लियर। अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हमेशा आप निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप डायरेक्शन, जो भी आपने लूप का डायरेक्शन चूज किया हुआ है केवीएल अप्लाई करने के लिए, अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आप निगेटिव साइन लेंगे। क्लियर। और पॉजिटिव साइन कब लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे इफ डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू लूप डायरेक्शन। अगर लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है करंट का डायरेक्शन तो उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव साइन ले लेना। तो मैं यहां पे सीधे सीधे केवीएल अप्लाई कर सकता हूं। ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में ही मैंने लूप लिया हुआ। क्लियर। तो मैं यहां पे सीधे सीधे केवीएल लगा सकता हूं। यहां पे देखो केवीएल में डायरेक्ट लगा रहा हूं लूप के डायरेक्शन में, ये तो 12 हो गया। लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो 12 माइनस 2i1 माइनस लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट डाउनवर्ड जा रहा है लूप के डायरेक्शन में ही है, तो माइनस 2 इंटू i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ रहा है, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो सेम इक्वेशन आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब मैं दूसरे लूप में जाऊं, अगर लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो मैं क्या लेना है? माइनस साइन। ठीक है। ये देखो लूप का डायरेक्शन आपका यही है, करंट का डायरेक्शन भी यही है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2i2। लेकिन यहां पे जो लूप का डायरेक्शन है और ये जो करंट का डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन है। लूप का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे आप साइन क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, प्लस 2 इंटू i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। यानी आप यहां भी देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको मिल रही है और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन। क्लियर। तो आपको पोलैरिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करिए, उस लूप में केवीएल अप्लाई करिए। अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन लीजिए, अगर लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आप पॉजिटिव साइन लीजिए। क्लियर। आप सीधे सीधे इस चीज को यूज में लाइए, आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये तो सारी डिस्कशन किसके लिए था? मेश एनालिसिस के लिए था। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ सुपर मेश एनालिसिस की। सुपर मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस तब यूज में आता है जब किसी लूप में करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इफ अ करंट सोर्स इन्वॉल्व इन अ लूप, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, उससे मतलब नहीं है। इफ करंट सोर्स इन्वॉल्व इन अ लूप हो जाए तो उस कंडीशन में आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज आपको पता नहीं हो। करंट सोर्स तो करंट को बताएगा। तो उस कंडीशन में कभी भी ध्यान रखना आप लोग, लूप एनालिसिस या केवीएल हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पे कोई करंट सोर्स ना हो, केवल और केवल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। मेश एनालिसिस के लिए किसी भी लूप में इन्वॉल्व ओनली वोल्टेज सोर्स एंड इन्वॉल्व ओनली वोल्टेज सोर्स एंड एलिमेंट्स। क्लियर। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं सुपर मेश एनालिसिस को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि सुपर मेश एनालिसिस होता क्या है। इसी सर्किट में मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
ये मेरा 12 वोल्ट का सोर्स है एज यूजुअल, 2 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने ले लिया एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर के बराबर। क्लियर, ये मैंने 4 एम्पियर, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे कि मैंने करंट सोर्स ले लिया जिसका वैल्यू 4 एम्पियर के बराबर है। अभी भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 2 ओम 2 ओम 2 ओम। क्लियर, यहां भी आपका वही सीन होगा कि आप लूप करंट डिसाइड करोगे। एक लूप करंट ये होगा I1 और एक लूप करंट ये होगा I2। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, न तो हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, न तो इस लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। यानी केवीएल इस लूप में भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये करंट सोर्स आ जा रहा है। केवीएल इस लूप में भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये भी करंट सोर्स आ जा रहा है। क्लियर, तो इसके लिए आपको केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सुपर मेश चाहिए होगा। क्लियर, सुपर मेश का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा लूप क्रिएट करें जिसके पाथ में केवल और केवल एलिमेंट्स और वोल्टेज सोर्स आए। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ वोल्टेज सोर्स से, इस रेजिस्टेंस के पास गया, फिर मैं आगे बढ़ा, इस रेजिस्टेंस के पास गया, फिर मैं आगे बढ़ा, और ये मैं फिर से वोल्टेज सोर्स पे आ गया। ये मुझे क्या मिल गया, एक सुपर मेश मिल गया। ये क्या हो गया आपका, एक सुपर मेश हो गया। क्लियर, ये कैसे बिहेव कर रहा है, सुपर मेश की तरह, जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसका, करंट सोर्स का। तो इस लूप में आप केवीएल इजीली अप्लाई कर सकते। क्लियर, कई लोगों की समस्या ये होती है कि सर 2 अननोन है, केवल एक लूप में केवीएल अप्लाई करके कैसे हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये जो कॉमन ब्रांच है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो कॉमन ब्रांच में जो करंट की वैल्यू निकालेंगे वो 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। क्लियर, तो एक इक्वेशन तो यहां से निकल जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये आपका I1 डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, और I2 अपवर्ड फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में। यानी मैं अगर बात करूं, क्योंकि करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसीलिए हमको इसी डायरेक्शन में लेना चाहिए। तो I2 माइनस I1 अपवर्ड फ्लो करेगा करंट, और इस I2 माइनस I1 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर हो जाएगी, 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया आपको। I2 माइनस I1 की वैल्यू क्या होगी, ये जो सीरीज में, जो कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट सोर्स से जितना करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, और वो I2 माइनस I1 के बराबर ही होगा। तो यहां से एक इक्वेशन निकल जाएगा आपका, कॉमन ब्रांच में जो भी नेट करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर के बराबर होगा। क्लियर, अब हम सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग केवीएल इन सुपर मेश। लॉजिक लगाने का वही है, आपको पोलैरिटी वगैरह शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अगर लूप का डायरेक्शन है तो माइनस साइन, अदरवाइज पॉजिटिव साइन। क्या हो जाएगा, ये 12 वोल्ट लूप का डायरेक्शन ये है, करंट के डायरेक्शन में भी लूप का डायरेक्शन है तो माइनस 2I1 करंट हो गया। यहाँ भी क्या है, करंट के डायरेक्शन में ही लूप का डायरेक्शन है तो माइनस 2I2 हो। क्लियर, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे करंट I1 ऐसे ही फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट I2 ऐसे ही फ्लो हो रहा है। लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो माइनस 2I1 माइनस 2I2 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। 12 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों को हम सम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2I2 इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर, यानी यहां से I2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 एम्पियर। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दिया मैंने, तो यहां से क्या हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2I2 इक्वल टू 10, यानी I2 की वैल्यू 5 एम्पियर आ जाएगी। और आपने I2 निकाल लिया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 5 माइनस I1 इक्वल टू 4, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। क्लियर, तो आपका आंसर ये निकल के आ गया 5 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो ये होता है सुपर मेश एनालिसिस। क्लियर, इसके अलावा एक्चुअली क्या होता है कि 2 अननोन 2 इक्वेशन होते हैं तो बड़ा इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होता है। लेकिन जब यही 3 अननोन 3 इक्वेशन आते हैं तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्रैमर रूल होता है। वो क्रैमर रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे जब 3 अननोन को देखें, क्योंकि वहाँ पे विजुलाइज करना आसान रहेगा, क्योंकि 2 अननोन के लिए वो करना कोई फ्रूटफुल नहीं है। हालांकि 2 अननोन के लिए भी आप कर सकते हो। क्लियर, ठीक है।
जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। एक क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक सर्किट है, इसको आपको केवीएल से सॉल्व करना बाय अप्लाइंग मेश या और सुपर मेश एनालिसिस, जो भी आपको अप्लाई करना है, इसको आपको केवीएल से सॉल्व करना। ये चीज ध्यान रखना आपको। ये आपका सर्किट है, ये एक 5 वोल्ट का सोर्स, ठीक है, 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 ओम एंड 1 ओम, क्लियर। इस सर्किट में आपको लूप करंट फाइंड आउट करना है, यानी आपको सारे लूप असाइन कर देने हैं। यहाँ पे मैं लूप भी दे दे रहा हूँ आपको, ये I1, ये I2 और ये I3। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट लूप करंट इन द सर्किट बाय अप्लाइंग केवीएल। अब वो सुपर मेश एनालिसिस के थ्रू होगा या मेश एनालिसिस के थ्रू होगा, वो आपको डिसाइड करना, क्लियर। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देते हुए जा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने केवीएल देखा था, और केवीएल को कोरिलेट करते हुए हमें मेश और सुपर मेश एनालिसिस को कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी चीज़ हमने देखी थी, क्लियर। इस लेक्चर में हम केसीएल को देखेंगे, यानी किरचॉफ करंट लॉ को देखेंगे, और उसके बेसिस पे नोड एंड सुपर नोड एनालिसिस हम कब अप्लाई करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि नेटवर्क थ्योरम को करने से पहले हमें जान लेंगे, क्लियर। अगर मैं केसीएल की बात करूँ यहाँ पे, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी लोड इक्वल टू 0, क्लियर, एट एनी नोड। नोड का मतलब क्या होता है कि जहां पे मिनिमम 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज ज्वाइंट हो रही, उसे हम नोड कहते हैं, क्लियर। और अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी लोड मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही आपका केसीएल होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो यही कोई नोड है, क्लियर, ये एक नोड है, ये 4 ब्रांचेज हैं, ये करंट I1, करंट I2, क्लियर, ये करंट I3 और ये करंट I4, क्लियर। अगर मैं इस जंक्शन पे फोकस करूं, क्लियर, इस जंक्शन पे फोकस करूं या इस नोड पे फोकस करूं, तो करंट इनलेट इस जंक्शन की तरफ भी है, इस नोड की तरफ भी है, यानी इनलेट करंट भी है, और इस नोड से आउटवर्ड भी करंट है, यानी आउटलेट करंट भी है। अलजेब्रिक सम का मतलब यही होता है कि समेशन विद देयर डायरेक्शन, यानी अगर मैं जो नोड की तरफ करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव मानो तो प्लस I1 प्लस I2, क्लियर, और जो नोड से बाहर करंट जा रहा है उसे मैं निगेटिव साइन लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अलजेब्रिक सम करना होता है विद देयर डायरेक्शन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। डायरेक्शन I1 I2 का डायरेक्शन नोड की तरफ है, और I3 I4 का डायरेक्शन नोड से आउटवर्ड है, नोड से बाहर की तरफ, तो उसे हम आउटलेट करंट कहते हैं, और I1 I2 को हम इनकमिंग करंट करें, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस I4, यानी अगर हम नोड को लें तो हम ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट एट नोड इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये भी केसीएल का ही पार्ट है, यानी केसीएल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होता है, और जब आप उसको समेशन करेंगे विद द डायरेक्शन, यानी पोलैरिटी के साथ आप करेंगे, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर आता है। अब हम बात करेंगे कि केसीएल किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन केसीएल वर्क। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का डिफिनेशन क्या होता है, dq अपॉन dt, क्लियर। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, आपने 10+2 में ही पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, क्लियर, ये क्या होता है, आपका करंट होता है।
तो सिग्मा आई की वैल्यू मान लो 0 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर? या आप ये कह सकते हैं कि डी सिग्मा क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू 0 हो गई, और ये 0 तभी हो सकता है जब आपका सिग्मा क्यू कांस्टेंट। क्लियर? ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी तभी आपका ये चीज पॉसिबल है, यानी सिग्मा क्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी भी नोड पे एट एनी नोड क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड एट एनी नोड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा किसी भी लूप में एनर्जी कंजर्व रहती है, उसी तरह किसी भी नोड पे हमारा चार्ज भी कंजर्व रहता है। क्लियर? ठीक है, तो आगे हम देखें कि कैसे हम एक सर्किट में केसीएल अप्लाई करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्किट लिया हुआ है। क्या हमें अप्रोच लेना है, उस पर हमें फोकस करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं डीसी नेटवर्क को और बेस लेते हुए इसको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया ही चाहिए। आप एसी नेटवर्क हो या डीसी नेटवर्क हो, सब में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? हमें बेस बस क्लियर करना अपना कि हाँ मेरा बेस मजबूत हो चुका है और मैं सही से इसको समझ पा रहा हूँ। क्लियर? ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आपको इस सर्किट में अप्लाई करना है, और क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो फाइंड ब्रांच करेंट्स, मतलब सारे ब्रांच करंट आप बताइए इन द गिवन सर्किट बाय अप्लाइंग केसीएल। केसीएल अप्लाई करके आप सारे ब्रांच करंट को बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कभी भी केसीएल अप्लाई करने से पहले आप हर एक ब्रांच में करंट डिसाइड करते हैं, I1 I2, आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, I3, क्लियर, I4। ये 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में करंट आपको पता चल गया। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 5 वोल्ट आपको वोल्टेज सोर्स है, 5 एम्पियर करंट सोर्स की वैल्यू है, 1 ओम सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू। क्लियर? ये आपका 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होते हुए आ रहा है। तो ये सारे ब्रांच में आपने करंट डिवाइड कर दिया। क्लियर? वही है कि अगर I1 I2 I3 I4 ये 4 करंट आ रहे हैं हमारे, और इन चारों करंट में से किसी एक की वैल्यू निगेटिव अगर आ रही है, यानी आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। फिर वही चीज है। क्लियर? अब आपने सब ब्रांच में करंट डिवाइड कर दिया। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि केसीएल से क्या होता है कि एक रेफरेंस को हम जो कॉमन नोड होता है उसको हम ग्राउंड रेफरेंस पे ले लेते हैं। ग्राउंड रेफरेंस पे लेने का मतलब क्या हो गया कि ये 0 वोल्ट पे हो गया ये नोड, और एक अननोन आपका वैसे ही कम हो। क्लियर? यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका निकल के आ जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोड की, तो नोड हमें क्या क्या मिलेगा, एक नोड ये है और एक नोड ये है। ये दो नोड हमें मिल रहे हैं, नोड ए और नोड बी। इसके वोल्टेज को हमने मान लिया VA है और इसके वोल्टेज को हमने मान लिया VB है। अब हम क्या करेंगे, एट नोड ए आप केसीएल अप्लाई करेंगे। नोड ए पे जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो वही लॉजिक, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट का लॉजिक लेते हुए आप इसको निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये इनकमिंग करंट इक्वल टू I1, आउटगोइंग करंट इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप एट नोड बी पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट 5 एम्पियर है, और यहाँ भी इनकमिंग करंट, अगर नोड ए पे देखें तो ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, और ये आपका आउटगोइंग करंट है, यानी I3 प्लस 5 इक्वल टू I4, इक्वेशन नंबर। अब सबको लगता है कि ये आपके अननोन 4 हैं और इक्वेशन हमारे 2 बन रहे। क्लियर? ये कैसे आपको आंसर दे देगा, लेकिन होता क्या है कि मेन ये नोड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमें नोड वोल्टेज मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, आपको इसका और इसका नोड पता है, और ये नोड वोल्टेज पता है VA और ये VB। क्लियर? और ये करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, मान लिया ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मुझे करंट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे पता होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो VA रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस VB। यानी अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो I की वैल्यू क्या आ गई, VA माइनस VB अपॉन
तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैं लॉजिक से बता देता हूं कि आपको आई कैसे निकालना होता है हर एक ब्रांच में। आप इसको इनिशियल वोल्टेज एज्यूम करेंगे, जहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है उसको आप इनिशियल वोल्टेज एज्यूम करेंगे, और जहां पे करंट टर्मिनेट हो रहा है उसको आप फाइनल वोल्टेज एज्यूम करेंगे। क्लियर? अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, कोई भी करंट आई निकालना है, तो क्या कहूंगा मैं? इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन जो भी उसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, क्लियर, उससे डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वोल्टेज यानी ए नोड का वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज बी नोड का वोल्टेज वी ए माइनस वी बी अपॉन बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? आर के बराबर, आर से डिवाइड कर दिया। तो ये लॉजिक लेते हुए हम हर एक ब्रांच के करंट को नोड वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे केवल आपके नोड वोल्टेज दो हैं, लो वोल्टेज दो है तो ऑब्वियस सी बात है दो ही अननोन है, तो दो ही इक्वेशन में हमारा सब कुछ हो जाना है। तो यहाँ पे हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि करंट की वैल्यू हर एक ब्रांच में फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम कर लेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ पे I1, करंट I1, ये आपका जो निगेटिव पोलैरिटी है ये ग्राउंड टर्मिनल पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नोड का वोल्टेज क्या होगा? +5 वोल्ट के बराबर। अगर यही आपका पोलैरिटी अपोजिट रहता, पॉजिटिव पोलैरिटी ग्राउंड नोड पे रहती, तो इस नोड का पोटेंशियल क्या होता? -5 वोल्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर यही आपका पोलैरिटी जस्ट अपोजिट रहता और ये आपका ग्राउंड नोड पे रहता, तो ऑब्वियस सी बात है इस नोड का वोल्टेज क्या होता? -5 वोल्ट होता। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किस पोलैरिटी के साथ आपका ग्राउंड नोड कनेक्टेड है, ये नहीं कुछ भी आप लिख के चले जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो इनिशियल वोल्टेज क्या हो गया? यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज हो गया 5 माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है? ये I1 कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? ए नोड पे, तो I माइनस वी अपॉन बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम के बराबर। क्लियर? तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस वी बाई 1। अब हम देखेंगे I2। क्लियर? I2 के लिए इनिशियल वोल्टेज कितना है? VA। फाइनल वोल्टेज कितना है? ग्राउंड टर्मिनल है यानी 0 वोल्ट अपॉन 1। क्लियर? सिमिलरली I3 के लिए क्या है? इनिशियल वोल्टेज VA से स्टार्ट हो रहा है, VB पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी इनिशियल वोल्टेज VA माइनस VB अपॉन 1। क्लियर? सबके रेजिस्टेंस को मैंने 1 लिया हुआ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और I4 की अगर मैं बात करूं, तो I4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? VB से। इनिशियल वोल्टेज अगर आप देखो I4 का, तो I4 के लिए इनिशियल वोल्टेज क्या है? नोड V है, नोड V यानी VB। क्लियर? यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है, VB टर्मिनेट कहाँ रहा है? ग्राउंड नोड 0 पे, और रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम के बराबर। क्लियर? यानी हमें क्या मिल गया? यहाँ पे सारे करंट हमें मिल गए हैं किसके टर्म में? VA और VB के टर्म में मिल गए। तो हमें क्या करना है? सिंपली इन इक्वेशन में VA और VB के टर्म में वैल्यूज को पुट कर देते। तो वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है हमारी? इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन 1, I1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 माइनस VA बाई 1 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है हमारी? VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है? VA माइनस VB अपॉन 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3VA माइनस VB इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा? I3 की वैल्यू कितनी है हमारी? VA माइनस VB अपॉन 1 प्लस 5 इक्वल टू I4 की वैल्यू कितनी है? VB माइनस 0 बाई 1। यानी यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस VA, सारे VB वाले टर्म को एक साथ ले लें, VA VB को, और कांस्टेंट को अलग ले। तो ये क्या हो जाएगा? आप इसको LHS से RHS साइड लाएंगे तो माइनस VA प्लस 2BB हो जाएगा। माइनस VA प्लस 2BB 5 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो, यानी दो अननोन, दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना। क्लियर? यानी इक्वेशन क्या क्या है? 3VA माइनस VB इक्वल टू 5 और माइनस VA प्लस 2VB इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। आप क्या करोगे? आप इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3VA से 3VA कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी।
एक तरीका तो ये होता है, मैं यहाँ पे आपको क्रैमर रूल थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्रैमर रूल क्या होता है? क्रैमर रूल से भी हम सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये क्रैमर रूल 3 अननोन इक्वेशन में बहुत ही यूजफुल होता है। हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। जो आपने ग्राफ थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इसको हम 3 -1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका VA VB, क्लियर, और ये आपका 5 5, क्लियर। आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3VA माइनस VB आप क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3VA माइनस VB क्या है, 5 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 फ्रूटफुल हो रहा है। माइनस VA प्लस 2VB क्या है, 5 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 4 भी फ्रूटफुल हो रहा है। तो यहाँ पे क्रैमर रूल क्या कहता है कि हम VA और VB को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट हम डेल मानते हैं, और ये डिटर्मिनेंट होता है 3 -1 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 -1 इंटू -1 ये कितना आ जाएगा, 6 -1 यानी 5 के बराबर, यानी डेल की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। अब आपको डेल 1 कैलकुलेट करना, यानी डेल 1 का मतलब होता है कि आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है डेल 1, और वो पहले कॉलम के लिए होता है, और वो VA की वैल्यू बताता है, क्लियर। यानी ये जो कॉलम है, पहले कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे इससे, इस 5 5 से आप पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 5 5 -1 और 2 ऐसे ही रहेगा। आप केवल इसको रिप्लेस कर देंगे 5 5 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 5 × 2 -5 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5, यानी कितना आ गया ये 15, क्लियर। इसी तरह आप डेल 2 निकालेंगे VB की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो डेल 2 के लिए आप सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 5 5 से, यानी इस कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे किससे, इस 5 5 से, यानी अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 3 और -1 ऐसे ही रहेगा, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा, लेकिन -1 और 2 रिप्लेस हो जाएगा 5 और 5 से, ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 3 3 × 5 -5, यानी कितना आ गया ये 20, क्लियर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी डेल 1 और डेल 2 की। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा VA, तो मुझे VA कैलकुलेट करना है, तो सिंपली VA की वैल्यू जो हो जाएगी डेल 1 अपॉन डेल के बराबर हो जाएगा, यानी डेल 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 15/5, डेल की वैल्यू कितनी है 5, यानी 3 वोल्ट हो गया, और VB की वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल 2 अपॉन डेल, यानी कितना आ गया ये 20/5, यानी 4, क्लियर। इस तरह हमने क्या किया, VA और VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप चाहो तो 2 अननोन 2 इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो, मतलब दोनों टर्म को इक्वल करके फिर सम करके, एक ताकि दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन क्रैमर रूल जानना भी जरूरी है। ये क्रैमर रूल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा फॉर 3 अननोन 3 इक्वेशन के लिए। वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने VA और VB कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 की वैल्यू यानी ब्रांच करंट निकालना है हमें। I1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 - VA/1, यानी क्या हो जाएगा ये 5 - 3 यानी 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, I2 की वैल्यू थी VA - 0/1, यानी कितनी हो जाएगी ये 3 - 0/1 यानी 3 एम्पियर। अब हम I3 की वैल्यू देखेंगे। I3 की वैल्यू क्या है हमारी VA - VB/1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे VA की वैल्यू हमारी कितनी है 3 माइनस VB की वैल्यू कितनी है 4/1, यानी क्या हो गया ये -1 एम्पियर है। माइनस साइन, मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो करंट का 1 एम्पियर ही रहेगा। अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड ऑफ I3 तो 1 एम्पियर ही रहेगी, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्किट आपने एज्यूम किया था I3 करंट को कि आपका I3 करंट VA से VB की तरफ फ्लो करेगा। I3 की वैल्यू कितनी आई आपकी, अगर मैं करंट के टर्म में बात करूं तो कितना आया 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बात करूं, लेकिन जो आपने डायरेक्शन चूज किया हुआ है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि I3 की वैल्यू आप कितनी आई है -1 एम्पियर। यानी जो डायरेक्शन आपने चूज किया हुआ था आपने VA से VB की तरफ करंट को फ्लो करने का, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर के बराबर। क्लियर है चीज, तभी क्या हो जाएगा आपका ये फ्रूटफुल हो जाएगा आपका और आपका KCL
भी अप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका निगेटिव वैल्यू आने पे घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाना, जस्ट अपोजिट हो जाना। क्लियर? जो आपने एज्यूम किया हुआ है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना है। क्लियर? सिमिलरली I4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, VB माइनस 0/1 यानी 4 माइनस 0/1 यानी 4 एम्पियर के। क्लियर? तो आप इस तरह से KCL अप्लाई करके करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे सुपर नोड। सुपर नोड एनालिसिस हम कब अप्लाई करते हैं? सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई हम तब करते हैं, जैसे हमने सुपर मेश में देखा था कि जब लूप में करंट सोर्स आ जाता है तो हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं। जब एक वोल्टेज सोर्स इन बिटवीन टू नोड हो, इन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उस कंडीशन में हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं। क्लियर? ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स आपका डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर? दोनों तरह के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने सर्किट में बस चेंज किया हुआ है। क्लियर? इसको समझने के लिए कि आखिर में हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है। क्लियर? बाकी सर्किट सिमिलर है, केवल मैंने रेजिस्टेंस को हटा के वोल्टेज सोर्स कर दिया। सारा मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 5 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 5 एम्पियर। बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। लॉजिक यहाँ पे भी वही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ब्रांच में करंट को डिवाइड करेंगे तो आप वैसे ही करेंगे। यानी मैंने ये I1 ले लिया, ये I2 ले लिया, ये I3 ले लिया, ये I4 ले लिया और ये करंट 5 एम्पियर। अब समस्या ये आती है कि I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि I3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज नोड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस भी चाहिए और बीच में कितना रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है ये भी चाहिए। ये दोनों चीज चाहिए होता है, तो वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नोड के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स। तो इस कंडीशन में हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? यानी अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो I3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन पा सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बेवजह चीजों को बढ़ाने से अच्छा है कि हम ऐसे ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जाने जिससे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे नोड ए है, ये नोड बी है। क्लियर? नोड ए और नोड बी। ठीक है, तो नोड ए और नोड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ये 2 वोल्ट के बराबर है। अगर मैं VA और VB की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल टू कितना है, 2 वोल्ट के बराबर। क्यों? आप नोड टू नोड KVL अप्लाई करिए। ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज VA, ये आपका वोल्टेज VB और ये 2 वोल्ट। ठीक है, जब हम नोड टू नोड KVL अप्लाई करते हैं तो VA माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, इस नोड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी। वैसे भी एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल है, तो VA ये माइनस पोलैरिटी, VB तो VA माइनस VB की वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर हो जानी। यानी एक इक्वेशन तो आपको यहीं से मिल गया कि VA माइनस VB इक्वल टू 2 होगा। आपको केवल क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए VA और VB के टर्म में, पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सुपर नोड एनालिसिस। अगर हम सुपर नोड एनालिसिस की बात करें तो जब भी आप ऐसे सर्किट को देखेंगे जहां पे दो नोड के बीच में पोटेंशियल सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स आता है, तो आप इस पूरे को एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट कराएंगे। आप क्या करेंगे, इस पूरे पेरीफेरी को, यानी ए और बी नोड के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे, बिहेव एज अ सिंगल नोड। एक सिंगल नोड की तरह इसको एज्यूम कर लें, क्योंकि आपको VA माइनस VB मतलब VA और VB के बीच
रिलेशन क्या है ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, वी माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट। अगर ये एक सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है तो देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ से करंट आप देखो तो I1 आ रहा है, क्लियर। यहाँ से करंट क्या जा रहा है आपका I2 जा रहा है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है आपका I4 जा रहा है, और यहाँ से करंट क्या आ रहा है आपका 5 एम्पियर आ रहा है। अगर ये सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नोड से क्या क्या ब्रांच एसोसिएटेड है। तो क्या ब्रांच एसोसिएटेड है, एक ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये करंट सोर्स, ये भी इससे लिंक। यानी एक सिंगल नोड की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है तो इस नोड पे आप केसीएल अप्लाई कर देंगे। जब इस नोड पे आप केसीएल अप्लाई कर देंगे, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस नोड पे मैं केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस 5 इक्वल टू I2 प्लस I4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, I1 प्लस 5 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I4 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं सुपर नोड एनालिसिस। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको सुपर नोड एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। ये कब अप्लाई होता है, जब दो नोड के बीच में केवल एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो। क्लियर। उसे एक सिंगल नोड की तरह कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन सा ब्रांच एसोसिएटेड है, उसके बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपने सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू की है आपकी इनिशियल वोल्टेज। अगर मैं I1 की बात करूँ तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 वोल्ट, 5 माइनस VA बाई 1। क्लियर। I2 की बात करूँ तो I2 क्या हो जाएगा, VA माइनस 0 बाई 1, और I4 क्या होगा, VB माइनस 0 बाई 1। क्लियर। ये सारी वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। पुट करो तो क्या आएगा, ये 5 माइनस VA बाई 1 प्लस 5 इक्वल टू VA माइनस 0 बाई 1 प्लस VB माइनस 0 बाई 1। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2VA प्लस VB इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर क्लियर। ठीक है। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, 2VA प्लस VB इक्वल टू 10 के बराबर। आपको एक इक्वेशन पता ही है, VA माइनस VB इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्रैमर रूल तो बताया था, लेकिन आप जब देखें ना, दो अननोन दो इक्वेशन है तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप 3 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3VA इक्वल टू 12। VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा और VA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 वोल्ट। सिमिलरली जब VA की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो 4 माइनस VB इक्वल टू 2। यानी यहां से क्या आ गया, VB की वैल्यू आ गई आपकी 2 वोल्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारे ब्रांच के करंट को फाइंड आउट कर लेना है। तो I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5 माइनस VA यानी 5 माइनस 4 बाई 1 यानी 1 एम्पियर। क्लियर। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 0 बाई 1 यानी 4 एम्पियर। क्लियर। I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, VB यानी 2 माइनस 0 बाई 1 यानी 2 एम्पियर। I4 की वैल्यू 2 एम्पियर। अब होता है कि I3 की वैल्यू क्या है, कि आखिर में जो दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है उसके लिए I3 की वैल्यू क्या आएगी। तो I3 की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एट नोड ए केसीएल अप्लाई कर दो। जब आप नोड ए पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे अगर नोड ए की बात करूं यहाँ पे केवल, तो नोड ए पे जब मैं केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर एट नोड ए। क्लियर। क्योंकि आपने I1 और I2 तो कैलकुलेट कर लिया, आपको बस I3 तो चाहिए। तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर दीजिए, आपको I3 मिल जाएगा। क्लियर। तो नोड ए पे जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर, और यहाँ से I3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, I1 माइनस I2 के बराबर। I1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, I2 की वैल्यू कितनी है हमारी -4, यानी कितना आ गया -3 एम्पियर। यानी आपने जो करंट का डायरेक्शन चूज किया हुआ है I3 का, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 एम्पियर के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा सुपर नोड एनालिसिस का भी लॉजिक, कैसे हमें सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करना है।
क्लियर? ठीक है, फिर मैं जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। थोड़ा सा जो हिंट है वो हिंट मैं देके जाऊंगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में भी चूंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं फाइंड ऑल द ब्रांच करंट, सारे ब्रांच करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए वही लॉजिक होता है कि सुपर नोड अप्लाई करके फिर जिस ब्रांच का पर्टिकुलरली जिसमें वोल्टेज सोर्स होता है उसमें करंट निकालना, तो किसी भी एक नोड पे केसीएल अप्लाई करके वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। क्लियर? ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, मैं सिंपल डीसी नेटवर्क ही दे रहा हूं इसके लिए भी। मैग्नीट्यूड भी मैं वैसे ही रख रहा हूं कि आपको इजी हो। ये आपका सिंपल सर्किट है, सारे रेजिस्टेंसेज 1 ओम के बराबर। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 4 वोल्ट और ये वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट। आपको हर एक ब्रांच को करंट को फाइंड आउट करना। हिंट क्या है ये मैं बता देता हूं। जब इसको मैं ग्राउंड करूंगा, एक नोड ये मिल रहा है मुझे ए, एक नोड ये मिल रहा है मुझे बी, एक नोड ये मुझे मिल रहा है सी, यानी वी ए, वी बी एंड वी सी, ये 3 नोड वोल्टेज है। आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखना है कि वी की वैल्यू यहाँ पे अननोन नहीं है। क्यों? क्योंकि वी का जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वी माइनस ये 0 वोल्ट हो गया ना, वी माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वी माइनस 0 इस नोड और इस नोड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या आ रहा है? वोल्टेज सोर्स के बराबर आ रहा है, 10 वोल्ट के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 10 वोल्ट के बराबर हो गई। वैसे ही आपका निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इस नोड का जो वोल्टेज आएगा वो 10 वोल्ट के बराबर ही होगा, कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक अननोन आपका वी यहाँ पे मिल गया सीधे सीधे 10 वोल्ट के बराबर। अब आपने क्या करना है, चूंकि बी और सी नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है तो इसे एज अ सुपर नोड कंसीडर करते हुए आपको सॉल्व करना है, यानी वी माइनस वी सी इक्वल टू 4 वोल्ट। और यहाँ पे आपको केसीएल अप्लाई करके इसको आंसर निकालना है। तो केसीएल अप्लाई करने से पहले आप क्या करते हैं? ब्रांच करंट डिसाइड कर लेते हैं, I1 I2 किसी भी डायरेक्शन में, I3 एंड I4। आपका ये सिंगल नोड हो गया एक। क्लियर? तो जब सिंगल नोड हो गया तो इस नोड पे क्या क्या करंट आ रहा है इसको आप एग्जामिन करते हैं। एक करंट I1 यहां से आ रहा है, एक करंट I2 यहां से आ रहा है, यहां से करंट I4 जा रहा है और ये करंट I3 जा रहा है। तो आपने क्या करना है? केवल केसीएल अप्लाई कर देना और आंसर कैलकुलेट करना। ठीक है? क्योंकि आपके पास केवल दो ही अननोन है, बी और सी। वी माइनस वी सी की वैल्यू सीधे सीधे आपको पता है कि 4 वोल्ट के बराबर है। एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल गया, दूसरा इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।